हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं संविधान का दूसरा वीडियो लेकर के आया हूं। तो आज 1813 का चार्टर एक्ट बताऊंगा आप लोग को। इसके पहले मैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट बता चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो 1813 का चार्टर एक्ट है। 1813 का चार्टर एक्ट, चार्टर नाम का एक अंग्रेज था, उसी के नाम पर ये चार्टर एक्ट बन के आया था। ये जो चार्टर एक्ट, जो ये चार्टर व्यक्ति का नाम है और इसको जो भेजा था वो विलियम पिट्स इसको भी भेजता है। वजह थी इसको भेजने के लिए कि जो पिछला गवर्नर जनरल है वो इतना खुराफात भारत में कर दिया था कि इसकी कमी को दूर करने के लिए उसकी दबाव में जनता को रखता था। इसलिए उसके दबाव को दूर करने के लिए ये विलियम पिट्स ने एक नियम कानून बना करके और चार्टर नामक व्यक्ति को भारत की धरती पर भेजता है। वो 1813 में आता है, इसलिए उसको चार्टर एक्ट कहा जाता है। तो इस नियम में कुछ बातें थी जो लिखी गई है। इस नियम में लिखा गया था कि जो कंपनी थी, कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार को खत्म कर दिया गया था। लेकिन तीन चीज पर प्रतिबंध नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी चाय, चीन और अफीम को छोड़ करके बाकी किसी के साथ व्यापार नहीं करेगी। चाय, चीन और अफीम पर व्यापार करेगी, बाकी किसी पर व्यापार नहीं करेगी। ये तीनों पर अनुमति था और अनुमति नहीं था। चाय आप लोग जानते हैं, ये चीन देश है। अफीम ये नशा वाली है। तो ये अफीम में आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ कि अफीम उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में एक फैक्ट्री है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाजीपुर में अफीम की एक फैक्ट्री है और अफीम उत्पादन में बिहार नंबर 1 पर होगा। और गाजीपुर में उत्तर प्रदेश में एकमात्र जिला जो गाजीपुर है, वहाँ एक फैक्ट्री है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा भी है गाजीपुर में। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा भी है गाजीपुर में। और इसी गाजीपुर पीजी कॉलेज के बगल में ये फैक्ट्री भी है और मकबरा भी है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। तो इस तीनों पर प्रतिबंध एकाधिकार बना रहा, बाकी सब पर खत्म हो गया। राजस्व संबंधी नियमों का इस चार्टर में ये भी कहा गया है कि राजस्व संबंधी नियमों का या उसका लेखा जोखा की व्यवस्था पहली बार की गई। जब इस तरह से सिस्टमेटिक व्यवस्था की जाती है तो उसको कहा गया कि भारत में पहली बार संवैधानिक स्थिति स्पष्ट की गई। ये व्यवस्था लेखा जोखा का एक सिस्टमेटिक व्यवस्था बना के भेजा गया था, इसलिए इसको बोलते हैं कि संवैधानिक स्थिति स्पष्ट की जाती है। संविधान के मुताबिक ये नियम बन करके भारत में आता है। भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया खर्च करने का अधिकार दिया गया था। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख रुपया खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को था प्राप्त। विलियम पिट्स ने कहा था कि भारत में जो शिक्षा है, इस शिक्षा के विकास के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए उन लोग को 1 लाख रुपया दिया जाए और दिया गया। और शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख रुपया खर्च, प्रत्येक साल 1 लाख रुपया खर्च करना होता था। ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई थी। इस समय ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार के लिए ये छूट मिली थी कि आप ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इस एक्ट में ये भी बात कही गई थी।
इस एक्ट में एक और महत्वपूर्ण बातें ये है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी, मैं साथ में लिखा हूं ईस्ट इंडिया कंपनी को 12,000, ईस्ट इंडिया कंपनी को 12,000 तक सैनिक रखने का अधिकार इनको प्राप्त हुआ कि आप 12,000 सैनिक ईस्ट इंडिया कंपनी में रख सकते हैं। तो ये भी पावर उनको मिला था। तो इस तरह से ये 1813 का चार्टर एक्ट है, और इसमें भी और विस्तृत पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग वह लिख दीजिएगा, मैं अगले में और अपडेट करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अब हमको 1833 का एक्ट पढ़ना है। तो 1833 का एक्ट जो आया था ये ब्रिटेन की संसद से 1813 के चार्टर एक्ट में ही कहा गया था कि अब 20 वर्ष के बाद एक दूसरा नियम कानून बना करके भारत की धरती पर भेजा जाएगा, और वो 20 वर्ष जब पूरा हुआ तो 1833 का चार्टर एक्ट आया। यह चार्टर एक्ट जो ले करके आया था वो हेलेना नाम का व्यक्ति था, उसी ने ये लेकर के आया था। इसलिए 1833 का चार्टर एक्ट को हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। इसको हेलेना एक्ट भी कहा जाता है 1833 के चार्टर को। और इस 1833 के चार्टर एक्ट में जो ईस्ट इंडिया कंपनी में आपको मैंने बताया था 1813 वाले चार्टर में कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उस पर चाय, चीन और अफीम को छोड़ करके सारे अधिकार छीन लिए गए। अब यहाँ वो जो तीनों अधिकार मिले थे अब उनको भी छीन लिया जाता है, और पूर्ण रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार है उसको खत्म कर दिया जाता है। अब इसी में जब खत्म किया जाता है तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, और इसका शिकार लॉर्ड विलियम बेंटिंक होता है। तो इसको बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कहा जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक इस नियम में ये भी कहा गया था कि जो सती प्रथा है उसको खत्म किया गया। सती किसके सहयोग से तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को खत्म किया गया। क्यों खत्म किया गया? क्योंकि राजा राम मोहन राय के भैया की मृत्यु हो गई थी। जब इनके भैया की मृत्यु हो गई थी तो इनकी भाभी अपने को सती प्रथा में दाह संस्कार कर ली। अब उसी के विरोध में राजा राम मोहन राय ने ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक से प्रार्थना किया और कहा कि ये अब खत्म होना चाहिए। तो अब नियम 17 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नियम 17 के द्वारा राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को खत्म कर दिया गया। अगला है कि सभी तरह के भेदभाव को खत्म। पहले गोरे काले हर तरह के भेदभाव होते थे। कोई कहता था कि ये हरिजन है, तो कोई ये राजपूत है, तो ये ब्राह्मण है, तो ये यादव है, तो ये तरह तरह के राजभर हैं। तो ये अलग अलग जातियों में भेदभाव था। अब ये विलियम बेंटिंक जब सत्ता पाता है तो बोलता है कि हर तरह के जो भेदभाव है वो पूरी तरह से खत्म किया जाए। तो ये भेदभाव था। इसी एक्ट में आपसे पूछेगा किस एक्ट में भेदभाव को खत्म किया गया है, तो 1833 का हेलेना एक्ट में इसको खत्म कर दिया गया है। दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित। राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिंक ने दास प्रथा को भी खत्म करना चाहा, लेकिन खत्म नहीं हो पाया। ये दास प्रथा को गैर
कानूनी घोषित किया और इसको खत्म 1843 में एलिगन जब गवर्नर जनरल भारत का बनता है, एलिगन जब फर्स्ट बनता है गवर्नर जनरल, तो उसी के द्वारा ये 1843 में खत्म कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद, गवर्नर जनरल की जो परिषद है, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी मंत्री की नियुक्ति की गई पहली बार, और वो कानूनी मंत्री था कौन? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले, तो कानूनी मंत्री लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। और लॉर्ड मैकाले जब पहला कानूनी मंत्री, आप लिख लीजिएगा कि भारत का पहला कानूनी मंत्री लॉर्ड मैकाले बनता है। और जब ये लॉर्ड मैकाले बनता है तो शिक्षा का भी मंत्री बनता है। ये भारत में शिक्षा का मंत्री पहली बार ये बना था। और शिक्षा का मंत्री जब बनता है तो ये भारत में जो शिक्षा थी, इसमें तरह तरह के वेद पुराण महाभारत ये लोग पढ़ते थे। इन्होंने कहा कि नहीं, अब इसमें आने दीजिए अंग्रेजी, और अंग्रेजी भाषा, हर एक चीज, कोर्ट कचहरी जो भी था, ये सारी चीज अंग्रेजी में कर दिया। इसलिए अंग्रेजी में करने के बाद इसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। और यही बात विश्व में यदि पूछता है तो शेक्सपियर है जो अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है विश्व में। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहा था कि पदों का वितरण यह है कि गोरे और काले देख करके होता था। कौन गोरा है उसको पद दिया जाता था, जो काला है उसको पद नहीं दिया जाता था। तो अब गोरे काले वाले पदों को छोड़ करके अब योग्यता के आधार पर पदों का बंटवारा करता है कि जो जितना योग्य होगा, वो चाहे गोरा हो या काला हो, जो जितना योग्य होगा उसके अनुसार उसको पद मिलेगा। तो ये भी बात 1833 के एक्ट में कही गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम बदल करके और कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो ये है एक बात और इम्पोर्टेंट है, इसको मिटा देते हैं। भारत में जमीन खरीदने और बेचने की अनुमति अंग्रेजों को मिलती है। भारत में पहले जमीन अंग्रेजों को खरीदने का अधिकार नहीं था, लेकिन 1813 का हेलेना एक्ट जब आता है तो उसमें ये बात साफ साफ कही गई थी कि भारत में अब अंग्रेज भी अपना जमीन क्रय विक्रय कर सकते हैं। तो ये था 1833 का चार्टर एक्ट। और मैं फिर आऊँगा 1853 का चार्टर एक्ट लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।